हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि जो अगस्त 1940 में जो उस समय के तत्कालीन वायसरॉय थे लिनलिथगो, उनके द्वारा एक प्रकार से जो नया एक प्रकार से ऑफर दिया गया जिसको अगस्ट ऑफर नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसको एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था नेशनलिस्ट के द्वारा, और कुछ नेशनलिस्ट ने इसको एक्सेप्ट भी किया था, लाइक जैसे मुस्लिम लीग वगैरह ने, और कुछ ने एक प्रकार से इसके खिलाफ एक प्रकार से मतलब कि बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने की एक प्रकार से अपनाया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह और साथ ही में जो क्रिप्स मिशन है वो किस प्रकार से लाए गए। इसके साथ हम शुरुआत करते हैं कि हमारे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसमें कि हम देखते हैं कि कांग्रेस लगातार एक प्रकार से जो गवर्नमेंट उसके साथ एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट चाहती थी कि वो एक बार से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसेस लेके आई, ताकि एक प्रकार से हम जो है थोड़ा-सा हमारी जो स्थिति है उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, और एक प्रकार से कंटिन्यूअसली वो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाई जा रही थी, और जो हमारी जिससे कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक प्रकार से हमारे जो अदर राइट्स हैं उनको एक प्रकार से वो हमसे छीन रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से बाद में जब ज़्यादा ही बात बड़ी हाथ से निकलती गई, तो कांग्रेस ने एक प्रकार से फिर से गांधी जी को 1940 के एंड तक उन्हें गांधी जी को फिर से कहा कि आपको कमांड लेनी चाहिए, आपको एज ए लीडरशिप के रूप में वर्क करना चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने सोचा कि हम एक प्रकार से नया मास स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए ताकि हम कुछ पर किसी प्रकार से भी इसमें फेल ना हो। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि एक प्रकार से हम लिमिटेड सत्या करेंगे, जो भी एक प्रकार से इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर होगा, लोग खुद के खुद करेंगे। इसके ऊपर हम एक प्रकार से कंबाइंड होकर बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई जो सत्याग्रह है वो एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह उसके किस क्या-क्या एम्स थे। इसमें फर्स्ट था कि अगर हम बात करें कि जो अगर नेशनलिस्ट पेशेंस है या फिर जो नेशनलिस्ट चुपचाप बैठे हुए बिल्कुल शांति से बैठे हुए, तो उसके पीछे अगर आपको लग रहा है, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब उनकी कोई वीकनेस है, तो वो बिल्कुल गलत है। एक प्रकार से हम बिल्कुल कभी भी तैयार हो सकते हैं किसी प्रकार के एक मास मूवमेंट के लिए, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी। साथ ही में उन्होंने कहा कि जो पीपुल्स की जो फीलिंग्स है उनको अगर हम देखें तो वो वॉर की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप उनके ऊपर बिल्कुल एक प्रकार से जो वॉर है वो एक प्रकार से थोपने पे लगे हुए हैं। और साथ ही में आपने जो एक प्रकार से हम देखें जो नाज़ीज़ के खिलाफ आपने जो एक्शंस लिए हैं, या फिर एक प्रकार से नाज़ी और जो आप उनके बीच में जो एक प्रकार से मतभेद है, उनके बीच में इंडियंस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं। और एक प्रकार से हम देखें तो इसी वजह से अगर हम देखें तो जो आपने इंडियंस को बिल्कुल भी पूछा नहीं, और एक प्रकार इंडियन ओपिनियन बिना लिए आपने एक इंडियंस को एक प्रकार से वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पार्टी भी बना दिया। तो एक प्रकार से आपका ऑटोक्रेटिक रूल इंडिया के अंदर चल रहा है, इसको हमें हटाना है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि टू गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड्स पीसफुली, एक प्रकार से कि हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करो, और फिर हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि विनोबा भावे फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस इंडिविजुअल सत्याग्रह की स्टार्ट की। जिसके बाद भी हम बात करें जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो सेकंड पर्सन थे जिन्होंने इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया। उसके बाद में कंटिन्यूसली हर एक इंसान ने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। सभी ने जो अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, आर्मी में थे, पुलिस में थे, तो एक प्रकार से सभी ने ये इंडिविजुअल सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी डेजिग्नेट नेहरू एज ए सक्सेसर की, गांधी ने अपने सक्सेसर के रूप में भी आपसे मेरा सक्सेसर नेहरू के रूप में होगा, तो वो उन्होंने क्यों कहा कि कांग्रेस लीडर्स थे उनको लगभग दिसंबर 1941 में जब जापान का एग्रेसिव एक्शन है, अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट जो हमारा इलाका है, साउथ ईस्ट जहाँ पे एक प्रकार से हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया का जो इलाका है वहाँ पे जो ब्रिटिश थे उनको जापानीज के द्वारा हरा दिया गया था। तो इस वजह से दिसंबर 1941 में जो ये ऐसी सिचुएशन बनी कि अब ब्रिटिशर्स को ज़रूरत पड़ी कि हमें एक प्रकार से जो इंडियंस हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको दिसंबर 1941 में बिना किसी शर्त के उन्हें रिलीज कर दिया। जिसके बाद हम बात करते हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने एक रिजोल्यूशन पास किया, और गांधी जी से कहा कि आप एक प्रकार से इस रिज़ॉल्यूशन या फिर इस मूवमेंट को आगे लीड कीजिए। और साथ ही में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो आपका जो एक प्रकार से जो नेहरू का ऑब्जेक्शन था, जैसे कि वो उन्होंने कहा कि एक रिज़ॉल्यूशन पास किया गया था जिसमें कि जो गवर्नमेंट ने तो वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को अगर वो एस्टेब्लिश करना चाहती है तो उसके पीछे हमारी कुछ शर्तें हैं, जिसमें कि आप अगर हमें फुल इंडिपेंडेंस देंगे, और साथ ही में कि सब्सटेंशियल पावर्स जो छोटा सा अगर हम देखें तो एक हिस्सा आपको अभी इमीडिएटली ट्रांसफर करना होगा, तो ही हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं कि इट वाज एट दैट दिस टाइम द गांधी डेजिग्नेटेड नेहरू एज हिज चोजन सक्सेसर, कि गांधी जी ने कहा कि आज से मेरी जगह पे डिसीजन लेने का कार्य नेहरू जी करेंगे। तो इसी समय उन्होंने ये चीज़ कही थी। जिसके बाद हम बात करते हैं कि नेहरू एंड गांधी जो एक बार से इन दोनों ने अगर हम देखें तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ रखते थे। साथ ही में एक प्रकार से जो हर चीज़ को अगर हम देखें तो जैसे लाइक रिलीजन का मैटर हुआ, स्टेट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंसेस भी, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो नेहरू जी और गांधी जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव था। जिसके बाद हम बात करते हैं कि नेहरू वॉज इंडिफरेंट टू रिलीजियन। एक प्रकार से नेहरू जी थे वो बिल्कुल भी रिलीजन को, किसी भी एक रिलीजन की तरफ नहीं थे। लाइक जैसे वो ऐसा नहीं है कि हिंदूज की तरफ भी थे, मुस्लिम्स भी की तरफ भी थे, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की उनकी कोई ऐसी अगर हम देखें तो वो कट्टरता नहीं थी। उसी के साथ हम बात करते हैं गांधी बिलीव डीपली इन हिज ओन वर्जन ऑफ गॉड, क्योंकि गांधी जी एक प्रकार से भगवान के खुद के वर्जन में बिलीव करते थे। साथ ही में नेहरू जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बिलीव करते थे और वो बोलते थे कि जो पॉवर्टी है भारत के अंदर, उसको अगर इसको स्प्रेड को रोकना या फिर इसको खत्म करना तो हमें एक प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह ही हमें अपनानी होगी। और साथ में हम बात करते हैं कि जो गांधी जी थे वो एक प्रकार से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन वो चाहते थे कि जो कॉटेज बेसिस के ऊपर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो किया जाए, एक प्रकार से हमें रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो ये सभी प्रकार की बातें या फिर इस ये सभी एक प्रकार से नेहरू जी और जो गांधी जी थे इनके बीच में था। साथ ही हम बात करते हैं कि राजमोहन गांधी थे, एक राइटर है, इन्होंने एक प्रकार से अपनी बुक लिखी कि द गांधी द गुड बॉटमैन, जो उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें गांधी जी क्यों नेहरू जी को अपना एक प्रकार से सक्सेसर उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो उसके बीच में उन्होंने कहा कि एक प्रकार ही मोस्ट रिलायबली रिफ्लेक्ट द प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट इंक्लूसिव आइडियाज ऑफ इंडिया एंड महात्मा, कि वो एक प्रकार से जो इंडिया और जो महात्मा के एक प्रकार से जो महात्मा गांधी की प्रति महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको एक प्रकार से यही रिफ्लेक्ट करते थे। साथ ही में वो एक प्रकार से कि इनके साथ के अगर हम देखें तो इनके साथ में अगर और भी जैसे लीडर्स थे, लाइक देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा जी आज़ाद और कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी थे। लेकिन ये एक प्रकार से एक इनके कुछ सेक्शंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट थे। लेकिन नेहरू वो जो हिंदू हु कुड बी ट्रस्टेड बाय मुस्लिम्स, कि नेहरू एक हिंदू थे, उनको उनके ऊपर बिलीव अगर हम देखें तो उनके ऊपर विश्वास मुस्लिम्स के द्वारा भी किया जाता था। उनके ऊपर नॉर्थ इंडिया में जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट उनकी साउथ इंडिया में थी। और साथ ही वो जितने ज़्यादा मेंस के द्वारा वो पसंद किए जाते थे, उतने ज़्यादा वुमेन्स के द्वारा वो पसंद किए जाते थे। तो इस वजह से गांधी ने एक प्रकार से नेहरू जी को ऑल इंडिया लीडर्स के रूप में एक प्रकार से इनको एक काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम हुआ। इस वजह से गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया था। ये राजमोहन गांधी का कहना था। जिसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में एक प्रकार से भारत के अंदर आया, जो कि एक प्रकार से स्टीवर्ट क्रिप्स जो लीडर थे इनके अंडर में आया था, इसलिए इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता था। और साथ ही में कि वो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स लेके आए थे कि हम किस प्रकार के आपके जो रिफॉर्म्स है वो करेंगे, जिससे कि आप इंडिया का सपोर्ट है वो वॉर के लिए उन्हें मिल सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिस्टेपोर्ट ग्रिप्स थे वो एक प्रकार से लेफ्ट विंग लेबोरेट थे, जो कि एक प्रकार से हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर थे। और साथ ही में हम बात करते हैं कि जो ये एक प्रकार से एक मेंबर भी थे जो ब्रिटिश वर्क कैबिनेट थे उनके अंदर ये मेंबर भी थे। और साथ ही में ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे, कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट किया करते थे। इस वजह से स्टेपोर्ट क्रिप्स को भेजा गया कि भारत के अंदर जाइए और आप एक प्रकार से भारत की जो सपोर्ट भारत का सपोर्ट वॉर के लिए लेके आइए। इसी के बाद हम बात करते हैं कि वाई क्रिप्स मिशन वाज सेंट, कि क्रिप्स मिशन भारत के अंदर क्यों भेजा गया। बिकॉज ऑफ अगर हम देखें तो बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और साउथ ईस्ट एशिया था, वहाँ पे जापानीज का थ्रेट, एक प्रकार से जापानीज साउथ ईस्ट एशिया में कब्जा कर चुके थे, ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकाल चुके थे। और साथ ही में हम देखें वो भारत की तरफ या फिर इंडिया की तरफ एक प्रकार से इन्वेट करने आने वाले थे। तो इस वजह से उन्हें एक प्रकार से रोकने के लिए उन्हें इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। और इसी के बाद हम बात करते हैं देयर वाज ए प्रेशर ऑन ब्रिटेन फ्रॉम अलाइज, कि लाइक जैसे यूएसए, यूएसएसआर, चाइना जैसे जो उनके जो अलाइज थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर था कि आपको एक इतना बड़ी वास्ट कंट्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आर्मी मिल सकती है, तो आप उनको सपोर्ट लीजिए। आप उनका सपोर्ट लेने के बाद हम एक प्रकार से आसानी से जीत सकते हैं। तो ये एक प्रकार से उनके जो अलाइज थे काफ़ी बड़े अलाइज थे, तो उनका भी एक प्रकार से कहना था। जिसके बाद हम बात करें इंटरनेशनली साइड एग्री टू सपोर्ट द अलाइज कॉज ऑफ सब्सटेंशियल पावर, कि अगर इंडियन नेशनलिस्ट की एक प्रकार से पहली शर्त यही थी कि अगर आप हमें सब्सटेंशियल पावर अभी इमीडिएटली देंगे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आपको वॉर होते आपको हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी होगी, तो ही हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब अगर हमें देखें तो क्रिप्स मिशन के सामने ये एक प्रकार से ये प्रपोजल्स रखे गए। और अगर हम देखें तो जो क्रिप्स मिशन था उसके मेन प्रपोजल्स क्या थे, उनका मेन प्रपोजल सबसे मस्ट प्रपोजल था वो था डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल, कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी। और साथ ही में एक प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सम कंडीशन, की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगी, आप बनाइए अपने कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के पीछे आपकी हमारी कुछ शर्तें होंगी, जिसमें उन्होंने कहा कि एनी प्रोविंस
नॉट जॉइन द यूनियन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी प्रोविंस अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करता है, तो एक प्रकार से अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और साथ ही में अपना एक सेपरेट यूनियन भी बना सकता है। तो ये एक प्रकार से बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग हुई। और उसी के साथ हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेगोशिएटेड ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ पावर, कि ये एक दूसरे के साथ बैठकर उन्हें जो ट्रांसफर ऑफ पावर है उसके बीच में ये ट्रीटी नेगोशिएट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि जो इंडिया की डिफेंस है, फिर डिफेंस ऑफ इंडिया होगी वो ब्रिटिशर्स के हैंड में ही रहेगी, और साथ ही में गवर्नर जनरल के पावर है उनमें किसी भी प्रकार का कोई कट नहीं किया जाता है, उनका वो ऐसे ही ऐसे पावरफुल रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिपार्चर्स फ्रॉम द पास्ट एंड इम्प्लीकेशंस, कि जो एक प्रकार से हम देखें तो जो कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हुए, तो उसके बारे में। तो द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू बी सोले इन इंडियन हैंड्स नाउ, कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लिए बनाना है वो भारतीय हाथों में ही है। एक प्रकार से भारतीय ही उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। साथ ही में बात करते हैं कि कॉन्क्रीट प्लान वॉज प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको किस प्रकार से मैन्युफैक्चर करना है, किस प्रकार को उसको इलेक्ट करना है, किसी प्रकार से वो नॉमिनेट करना है, तो वो भी एक प्रकार से उसका प्लान भी दे दिया गया था। साथ ही में बात करते हैं ऑप्शंस अवेलेबल टू एनी प्रोविंस टू हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ए ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज पार्टीशन। एक प्रकार से आपने जो प्रोविंस को अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक प्रकार सेपरेट यूनियन बनाने की आपने जो परमिशन दी है, उसका अगर हम देखें तो आपने एक प्रकार से बीज बो दिए हैं, वो है एक प्रकार से इंडिया की पार्टीशन की। आपने शुरुआत कर दी है कि अब इंडिया का पार्टीशन होके रहेगा। और उसी के साथ में हम बात करते हैं फ्री इंडिया कुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, की जैसे ही इंडिया फ्री होता है अब कॉमनवेल्थ से बाहर निकल सकते हैं। ये भी एक प्रकार की नई शर्त की एक कंडीशन रखी गई। और साथ ही में बात करें इंडियन वर अलाउड लार्ज शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द एंट्री पीरियड, की एक प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडियंस मौजूद होंगे। तो ये अगर हम देखें तो इसके काफ़ी ज़्यादा इंप्लीकेशंस थे। इसके बाद हम बात करते हैं वाई क्रिप्स मिशन फेल्ड, कि क्रिप्स मिशन के फेल होने की क्या क्या वजह थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंडियन नेशनलिस्ट उनको सब एक प्रकार सेटिस्फाई नहीं कर पाए। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि डोमिनेट स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन हम डोमिनेट स्टेटस को कब का रिजेक्ट कर चुके हैं, हमने 1930 जो कि लगभग हम 16 ईयर्स लगभग 10 से 15 साल पहले हम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। हमें तो फिलहाल एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सभी की डिमांड सिर्फ एक थी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बाय नॉमिनी नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके एक प्रकार से उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए मेंबर्स इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली होगी उसके अंदर होंगे, लेकिन एक प्रकार से वहाँ पे भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पे भी एक प्रकार से डेमोक्रेसी आना जरूरी था, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई गई। उसी के साथ हम बात करते हैं कि राइट टू प्रोविंस टू सिसीड एज दिस वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी, कि जो प्रोविंसेस है उनको सिसीड या मतलब एक प्रकार से अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सेपरेट यूनियन बनाने की परमिशन मिलना, उन्हें राइट मिलना, ये बिल्कुल गलत है। एक प्रकार से जो ये नेशनल यूनिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। तो ये भी एक प्रकार से बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, कि एब्सेंस ऑफ एनी प्लान फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, कि बिल्कुल भी ये नहीं बताया गया कि हमें पावर कब ट्रांसफर किया जाएगा, और ना ही एक प्रकार से कोई डेट दी गई। और एक प्रकार से अगर हम देखें तो बिल्कुल भी ये नहीं बताया गया कि जो डिफेंस है, अब यही बताया गया कि जो डिफेंस है वो गवर्नर जनरल के अंडर ही होगा, मतलब गवर्नर जनरल्स अभी भी सुप्रीम हो गए, हमें किसी प्रकार का रिपब्लिक नहीं दिया जाएगा। और साथ ही में जो गवर्नर जनरल थी वो एक प्रकार से वो ही एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नेहरू और जो मौलाना आज़ाद थे उन्हें एक प्रकार से ऑफिशियल नेगोशिएटर फॉर द कांग्रेस घोषित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं जो मुस्लिम लीग थी उनका क्या कहना था, उन्होंने जो सिंगल इंडियन यूनियन था इसके आइडिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया। उन्हें एक प्रकार से उन्हें तो टू नेशन थ्योरी वो लेके आ रहे थे कि उन्हें तो एक पाकिस्तान बनाना था। और इसके बाद हम बात करते हैं कि डिड नॉट लाइक द मशीनरी फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपने जो एक पैटर्न तैयार किया है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये बिल्कुल भी मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। और साथ ही में द प्रोसीजर टू डिसाइड ऑन द ओकेजन एक्सेशन ऑफ प्रोविंसेस टू द यूनियन, कि यूनियन के पास एक प्रकार से इतना पावर दे दिया गया कि वो प्रोविंसेस को एक्सेस कर सकता है या फिर प्रोविंसेस को अपने अंडर में ला सकता है, तो ये भी बिल्कुल गलत बताया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। और साथ ही में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ी देर द प्रोपोजल्स डिनाइड द मुस्लिम द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर ये भी बताया गया मुस्लिम लीग ने सोचा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एक बार से राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें जो हिंदू मेजोरिटी है उसके अंडर में ही रखा जाएगा। तो और साथ ही में अगर हम देखें तो जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी डिमांड को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये भी एक प्रकार से मुस्लिम लीग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। साथ ही हम बात करते हैं कि अदर ग्रुप्स आल्सो ऑब्जेक्टेड इसको, अदर ग्रुप्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रॉब्लमेटिक बताया और साथ ही में क्रिटिसाइज भी किया, जैसे कि हिंदू महासभा ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। और अदर जो ग्रुप्स थे लाइक
लिबरल्स थे आल्सो, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो डिप्रेस क्लासेस थी उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन अगर नहीं हुआ तो, या फिर पार्टीशन हुआ तो भी हमें जो हिंदू कास्ट है उसके, हिंदू कास्ट पीपल्स है उनकी मर्जी के ऊपर या फिर उनके अंडर में हमें रहना होगा। तो हमें एक प्रकार से जो डिप्रेस क्लासेस थी वो इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई। और इसी के साथ हम बात करते हैं सिक्स से, उन्होंने कहा कि पार्टीशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पार्टीशन हुआ तो पंजाब के दो टुकड़े हो जाएंगे और एक प्रकार से एक पंजाब पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा और एक पंजाब इंडिया की तरफ रह जाएगा। तो वो सिक्स इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पंजाब को बिल्कुल भी वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। उसी के साथ साथ अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इन सभी प्रॉब्लम की वजह से सभी एक प्रकार से इसके खिलाफ थे। अगर हम देखें, कांग्रेस इसके खिलाफ है, मुस्लिम लीग इसके खिलाफ है, जो हिंदू महासभा है वो इसके खिलाफ है, लिबरल्स इसके खिलाफ है, डिप्रेस क्लासेज इसके खिलाफ है और सिक्स भी इसके खिलाफ है। तो इस वजह से ये एक प्रकार से डेडलॉक में अटक गया और डेडलॉक इसमें आ गया कि अब आगे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार को से इसको सुधार नहीं किया जा सकता। जिसके बाद हम बात करते हैं कि विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, एमरी जो कि एक बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, और लिन लिथगो जो कि वाइसरॉय थे और वार्ड द कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने जो क्रिप्स के जो एफर्ट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हम देखें तो प्रोग्रेसिव विचार वाले बताया और काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया। लेकिन इंडियंस के द्वारा इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। जिसकी हम बात करते हैं, जो गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि ये स्कीम एक प्रकार से पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। साथ ही हम बात करते हैं कि स्टेप आउट क्रिप्स थे, उनको बिल्कुल भारत की किसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए और एक प्रकार से वो फ्रस्ट्रेटेड और एम्बिटेड इंडियन पीपल से उनको पीछे छोड़ गए, वो यहाँ से चले गए, क्योंकि उनके किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम या फिर भारत की जिस प्रॉब्लम को वो सुधार नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक प्रकार से डोमिनियन स्टेटस के ऊपर अटके हुए थे और जबकि भारत को चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जिसके बाद हम बात करते थे एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन द कंट्री हैड बिकेम इंटॉलरेबल एट दैट टाइम हैड कम फॉर ए फाइनल ए सोल्ड ऑन द इंपीरियलिज्म की। एक प्रकार से अगर हम देखें, जो भारत की सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी उस समय, तो ये एक प्रकार से कोई भी भारत की एक प्रकार से डिमांड से मानने को तैयार नहीं था और ब्रिटिशर्स एक प्रकार से अपने इंपीरियलिज्म को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए एक प्रकार से जो फाइनल अगर हम देखें तो फाइनल अगर जो इंपीरियलिज्म के ऊपर अटैक किया गया उसकी शुरुआत हुई। तो ये अगर इस इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो अगली जो नेक्स्ट जो आगे एक प्रकार स्टेप लिए गए, जिसमें कि उन्होंने किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे उनको उनको इनके इंपीरियलिज्म के ऊपर अटैक किया, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो थे पढ़ेंगे। और हमने इसमें अगले वीडियोस में पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार से जो क्रिप्स मिशन था वो भी फेल हुआ। उससे पहले ऑगस्ट ओवर भी फेल हो चुका था, उसके बाद में क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ, और क्यों क्रिप्स मिशन लाया गया था और क्रिप्स मिशन किसके अंडर में आया और क्रिप्स मिशन के क्या क्या प्रोपोजल्स थे, इस सब के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो इंपीरियलिज्म था उसके ऊपर अटैक किया गया और साथ ही में उस अटैक को जिस प्रकार से हम देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में लाया गया, और ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हम देखें तो ब्रूटल अटैक था जो ब्रिटिशर्स थे उनके इंपीरियलिज्म के ऊपर। तो अगर हम इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।